आप सुन रहे हैं इब्न सफी की जासूसी दुनिया, ड्रामा तजोरी का राज, पहला हिस्सा। आपने मुझे बुलाया है? इंस्पेक्टर फरीदी, मेरे बेटे, उम्मीद है तुम मेरे मरहूम शौहर को भूले नहीं होगे। राम कुमार जी को मैं कैसे भूल सकता हूँ? वो मेरे मरहूम वालिद के गहरे दोस्तों में से थे। वो मुझे भी अपने बच्चे ही की तरह प्यार करते थे। शुक्रिया फरीदी बेटे, तुम जानते हो कि वो बहुत बड़े ताजिर थे। जी। उनके एक इशारे पर लाखों के वारे न्यारे होते थे, लेकिन आज से कई साल पहले उनका दिवालिया निकल गया। बसर औकात के लिए सिर्फ थोड़ी सी जायदाद बची जो मेरे नाम थी। जी। हमारा एक बच्चा है जिसकी उम्र उस वक्त 1 साल थी। दिवालिया हो जाने के सदमे से मेरे शौहर ज्यादा दिन जिंदा न रह सके। मरते वक्त उन्होंने एक वसीयतनामा मुरत्तब करके अपने कानूनी मुशीर के यहाँ रखवा दिया और ये हिदायत कर दी कि ये वसीयतनामा उस वक्त हमारे बच्चे के हवाले किया जाए जब वो बालिग हो जाए। जी। और अगर वो मर गया तो वो वसीयतनामा मुझे दिया जाए, और अगर मेरी हयात भी वफा ना करे तो फिर ये वसीयतनामा उनके भतीजे संतोष के हवाले कर दिया जाए। संतोष के हवाले कर दिया जाए? हाँ, वो मेरे मरहूम शौहर का भतीजा है। और हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गई कि मेरे शौहर एक तावीज़ अपने बच्चे के गले में डाल गए थे, जिसके मुतालिक उन्होंने मुझे हिदायत कर दी थी कि मैं उसे उस वक्त खोलकर देखूं जब वो बच्चा जवान हो जाए, जिसमें अभी काफी वक्त है। हाँ फरीदी बेटे। 2-3 साल बाद दफातन एक दिन हमारे कानूनी मुशीर ने मुझे इत्तला दी कि उनके यहाँ चोरी हो गई। चोरी होने वाली चीजों में राम कुमार जी का वसीयतनामा भी था। मुझे सख्त परेशानी हुई। उस वसीयतनामे की क्या अहमियत थी, जबकि बज़ाहिर राम कुमार जी के पास कोई ऐसी चीज बाकी न थी जिसके लिए वो कोई वसीयतनामा मुरत्तब करते। जायदाद खुद आपके नाम थी, इसलिए उसके सिलसिले में किसी किस्म की वसीयत का सवाल ही नहीं रह जाता था। तुम ठीक कहते हो फरीदी बेटे, वो वसीयतनामा मेरे लिए भी एक मुआमे से कम न था। इस उलझन के तहत मैंने बच्चे के गले में पड़ा हुआ पुरस्कार तावीज़ कबल अस वक्त ही खोल डाला। उस तावीज़ के जरिए मुझे पता चला कि वसीयतनामे में किसी खजाने का जिक्र था, लेकिन तावीज़ में लिखी हुई हिदायत के मुताबिक वसीयतनामा पढ़े बगैर खजाने का पता चलना दुश्वार था। यानी खजाना हासिल करने के लिए वसीयतनामे और तावीज़ दोनों की जरूरत थी। हाँ, मुझे एक गुना इत्मीनान हो गया कि बगैर उस तावीज़ के वसीयतनामे का चुराने वाला अपने मकसद में कामयाब ना हो सकेगा। मैंने तावीज़ बच्चे के गले से खोलकर एहतियात से रख दिया, लेकिन अब क्या हुआ है, मुझे बताइए। किसी ने मेरे बक्स का ताला तोड़कर तावीज़ निकाल लिया फरीदी बेटे। आज मुझे राम कुमार जी की सारी शफकतें याद आ रही हैं। नहीं, आप हौसला रखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी परेशानी दूर करने के लिए जो कुछ भी मुमकिन होगा कर गुजरूंगा। आप फिक्र न कीजिए। कार की तरफ भागो, सब कार की तरफ भागो।
निकल गए, चोर निकल गए हाथ से। पैसे, इतने सारे नोट निकल गए, चोर निकल गए हाथ से। इंस्पेक्टर जगदीश कुमार। मुझे अफसोस है इंस्पेक्टर फरीदी साहब कि मैं नवक्त मुखिल हुआ, जबकि आप और सार्जेंट हमीद भाई सुबह की सैर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई बात नहीं जगदीश। जगदीश साहब, खैरियत तो है? आप कुछ बदहवास दिखाई दे रहे हैं। खैरियत कहाँ है हमीद भाई, रात एक अजीबो गरीब वारदात हो गई। कल रात सेठ अग्रवाल के यहाँ 2 आदमी घुस आए। दोनों ने अग्रवाल को कुर्सी में जकड़कर उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। वो दोनों कमरे से निकलकर थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अग्रवाल ने मुंह से किसी तरह कपड़ा निकाल लिया और चीखने लगा। उस वक्त 12:30 बजे होंगे। सिनेमा में फिल्मों के सेकंड शो खत्म हुए थे, इसलिए सड़क पर काफी आमदोरफ्त हो गई थी। लोग बदमाशों की मोटर की तरफ बढ़े ही थे कि दोनों बदमाशों ने 2-3 हजार रुपयों के नोट मजमे की तरफ फेंक दिए। लोग नोटों की तरफ लौटे और वो दोनों कार स्टार्ट करके चलते बने। भाई बहुत खूब। वो चाहे जो कुछ भी रहे हों, लेकिन मैं उनकी जहानत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। और सुनिए, उधर वो लोग फरार हुए और इधर किसी ने पीछे से अग्रवाल पर पिस्तौल से हमला कर दिया। फायर घर के अंदर हुआ था, गोली दाहिने बाजू को छेद गई। खैरियत ये हुई कि हड्डी पर कोई जर्ब नहीं आई। तो ये फायर उन दोनों के फरार हो जाने के बाद हुआ था? जी हाँ। अच्छा, तो तिजोरी तो बिल्कुल साफ हो गई होगी सेठ साहब की। यही तो ताज्जुब की बात है फरीदी साहब। सेठ अग्रवाल का बयान है कि तिजोरी की सारी चीजें जूं की तूं मौजूद हैं और कमरे की कोई और चीज भी चोरी नहीं हुई। तब तो ये केस वाकई दिलचस्प मालूम होता है जगदीश। बहुत दिलचस्प। खैर भाई, अब तो चाय का वक्त भी हो गया है, लो चाय पियो। शुक्रिया फरीदी साहब। जगदीश, शायद तुम रात भर के जागे हो, नाश्ता करके यहीं सो रहो। और अब तो तुम अपने हल्के के ऑफिसर इंचार्ज हो, तुम्हें इतनी मेहनत न करनी चाहिए। इतनी जल्दी डीएसपी या एसपी बनने के ख्वाब न देखो। फरीदी साहब, अगर आप इसी तरह मुझ पर मेहरबान रहे तो उस दिन को भी मैं दूर नहीं समझता। क्यों हमीद भाई? जगदीश साहब, आप खामा-खां गलत फहमी में पड़े हुए हैं। जो शख्स खुद आज तक चीफ इंस्पेक्टर ना हो सका, वो क्या किसी को तरक्की दिला सकेगा? शायद तुम इसलिए कह रहे हो कि आज तक सार्जेंट ही रहे। देखो हमीद, तुम आज इंस्पेक्टर हो सकते हो, लेकिन ये समझ लो कि फिर हम तुम एक जगह न रह सकेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हें इंस्पेक्टरी अजीज है या फरीदी? अब मैं क्या अर्ज करूं, खुद ही समझ लीजिए। ये तो आप जानते ही हैं कि मैं बेहद चापलूस वाक़े हुआ हूं। यहां आते वक्त मैं रास्ते भर ये सोचता आया था कि फरीदी साहब ऐसा अजीबो गरीब केस सुनकर उछल पड़ेंगे, लेकिन इस वक्त फरीदी साहब का रवैया कितना हैरानकुन है। असल मौजू को छोड़कर वो न जाने कहां के बखेड़े निकाल बैठे हैं और अब उनमें और हमीद साहब में बिल्कुल निजी किस्म की बातें छिड़ गई हैं। फरीदी साहब, हमीद भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। आखिर मुजरिम आए किस नीयत से थे? क्या उन्होंने महज इसलिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया था कि मकान में सिर्फ टहल कर वापस चले जाएं? ये बात भी सोचने वाली है। यहाँ कौन सी ऐसी बात है जो सोचने वाली नहीं है जगदीश साहब? वाकई हमीद भाई। जगदीश, ये तो बताओ, मुजरिमों ने जो नोट फेंके थे उनमें से कोई नोट तुम्हें भी दस्तयाब हुआ? जी हाँ, 100 रुपए का नोट। ये रहा। ये नोट एक पान वाले को मिला था जिसकी दुकान सेठ अग्रवाल की कोठी के बिल्कुल करीब है। दिखाओ मुझे। ये लीजिए फरीदी साहब। हाँ, इस पर इंपीरियल बैंक की मोहर पड़ी हुई है। मेरा इरादा हो रहा है कि इस नोट को लेकर इंपीरियल बैंक जाऊं। बहुत मुमकिन है कि ये अब से 1 साल कबल वहां से इशू किया गया हो। इस तरह पता चलना महाल है। जरा मैं इस नोट का नंबर लिख लूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नंबर लिख लिया मैंने। अब मैं ये नोट वापस ले सकता हूं? हाँ, ये लो।
शुक्रिया, मैं इसे एहतियात से जेब में वापस रख लूँ। तुम बैंक मत जाना, वरना खामोखा अपनी नातजुर्बाकारी की वजह से काम खराब कर दोगे। बहुत बेहतर फरीदी साहब। अच्छा तो फिर अब मैं चलूँ। जगदीश जा चुका है। फरीदी साहिब, अब कहिए क्या ख्याल है? आपने ये भी ना सोचा कि अगर पकड़ लिए गए तो क्या हशर होगा? बरखुरदार हमीद मियाँ, 2000 रुपए का खून इसलिए नहीं किया था कि पकड़ लिए जाएं। मगर ऐन वक्त पर आपको सूझी खूब। मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे। ऐन वक्त पर नहीं सूझी, मैं इसके लिए पहले ही से तैयार होकर गया था, वरना यूं ही खामखा 2000 के बंडल जेब में लिए फिरने की क्या तुक है। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि बखैर खूबी निकल आए। और ये सारा हुल्लड़ महज तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने तुमसे सेठ अग्रवाल को बांधने के लिए कहकर सख्त गलती की थी। ये काम मुझे ही करना चाहिए था, वरना वो क्या उसका बाप भी आवाज नहीं निकाल सकता था। उसका बाप तो वाकई आवाज न निकालता। लेकिन खुदारा ये बताइए कि आखिर आपने ये सब किस लिए किया था? अभी नहीं, जब तक ये ना मालूम हो जाए कि अग्रवाल पर गोली किसने चलाई थी, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा यही बता दीजिए कि आपने उस तिजोरी से क्या चीज निकाली थी जिसका उसे भी इल्म नहीं? कमाल किया तुमने। उसे इल्म क्यों नहीं? वो अच्छी तरह जानता है, लेकिन बताने की हिम्मत नहीं कर सकता। चलिए अब तो आपने और भी उलझा दिया। आखिर आप मुझसे ये राज क्यों छुपा रहे हैं, जबकि मैं आपका शरीके कार भी हूँ? बात दरअसल ये है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो इस मामले में तुम्हारी सारी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी और तुम अच्छी तरह काम ना कर सकोगे। मैं वादा करता हूँ कि अपनी दिलचस्पी खत्म ना होने दूंगा। दिलचस्पी लेना ना लेना अपने बस की बात नहीं। जितनी ज्यादा जो चीज हमारी नजरों से पोशीदा रहती है, उतना ही हम उसे बेनकाब करने के ख्वाहिशमंद रहते हैं, और उसके जाहिर हो जाने के बाद खुद ब खुद हमारी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। अच्छा यही बता दीजिए कि आपने जगदीश से नोट का नंबर क्यों लिया है? हाँ, ये बता सकता हूँ। मुझसे एक हिमाकत हुई, वो ये कि मैंने उन बंडलों में कुछ 100 रुपए के नोट भी रहने दिए थे। हालांकि मुझे ये न करना चाहिए था। बैंक से 100 रुपए के नोट नंबर लिखे हुए बगैर इशू नहीं किए जाते। अगर जगदीश ने उसके मुतालिक छानबीन शुरू कर दी होती तो बड़ी मुश्किल आ पड़ती। मैंने परसों ही बैंक से रुपए मंगवाए थे। अगर यही बात थी तो आपने वो नोट उसे वापस क्यों कर दिया? घबराओ नहीं, वो मेरे पास वापस आ जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें मुतवातिर कई दिनों तक मुख्तलिफ मकामात पर अपनी रात वाली वारदात दोहरानी पड़ेगी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। जब हम लोग इसी तरह 2-3 अजीबोगरीब वारदातें और कर गुजरेंगे तो ये केस खामखा सिविल पुलिस के हाथ से निकलकर हम तक आएगा। क्या ये अजीबोगरीब बात ना होगी कि 2 डाकू बिला मकसद लोगों के घरों में घुस घुस कर तिजोरियों का जायजा लेते फिरते हैं? सोचा तो आपने खूब है, लेकिन वेकिन का मैं कायल नहीं। अगर तुम्हारी हिम्मत न पड़ती हो तो साफ इनकार कर दो, मैं अकेले ही ये काम कर लूंगा। आप गलत समझे हैं। मैं बहरहाल आपके साथ होऊंगा, चाहे आप वो काम गलत कर रहे हो या सही। कहना तो सिर्फ इतना है कि जब कानून के मुहाफिज ही कानून शिकनी पर आमादा हो जाए तो फिर औरों का अल्लाह ही मालिक है। इस बात को मैं शायद तुमसे ज्यादा समझता हूँ, लेकिन मैं अभी तुम्हें इस राज से आगाह नहीं कर सकता। फिलहाल तुम छोटी कार पर किसी दूसरे रंग की पॉलिश कर दो और नंबर की प्लेट भी बदल दो। बहुत बेहतर फरीदी साहब। सेठ अग्रवाल, जो आज सारे शहर का रईस इल्तजार बना बैठा है, उन दिनों राम कुमार जी के यहाँ मुकीम था। जब राम कुमार जी का दिवालिया निकला, उनका दिवालिया निकालने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। राम कुमार जी की बेवा से मदद का वादा करने के बाद जब मैंने तहकीकात शुरू की तो मुझे पता चला कि वसीयतनामा सेठ अग्रवाल ने राम कुमार जी के कानूनी मुशीर के यहाँ से चुरवाया था। मैंने सोचा कि अगर बाज़ाब्ता कार्रवाई करके उसे हासिल करने की कोशिश की तो कामयाब ना हो सकूंगा। इसलिए मैंने हमीद को साथ लेकर डाकू के बहरूप में उसकी तिजोरी से वसीयतनामा निकाला। क्योंकि चीज चोरी की थी, इसलिए सेठ अग्रवाल ने भी पुलिस को बयान दिया कि उसकी कोई चीज चोरी नहीं की गई है। मुझे इस बात की तशवीश थी कि आखिर उस पर गोली किसने चलाई।
वसीयतनामा मेरे कब्जे में आ चुका था, लेकिन अभी मुझे तावीज को भी तलाश करना था, जिसके बगैर वसीयतनामा बेकार था। लेकिन इसके साथ साथ ये मुश्किल भी आन पड़ी थी कि किसी तरह वो नोट हासिल किया जाए जो मेरी गलती की वजह से जगदीश के हाथ लग चुका था। इसलिए अगले 3 दिन शहर की पुलिस को परेशान करना पड़ा। हमीद को साथ लेकर शहर के 2 और दौलतमंदों की तिजोरियां खोली, कोई चीज गायब न की और सिर्फ बचकर निकल गया। मजमे पर नोट फेंकने वाली तरकीब दोबारा इस्तेमाल नहीं की, बल्कि हुल्लड़ होने के इम्कानात ही ना होने दिए, क्योंकि मेरा जहन हमेशा खतरात में पड़ जाने के बाद ही तेजी से काम शुरू कर देता है। फरीदी साहब, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? बड़ी बदनामी हो रही है मेरी। भाई जगदीश, तुम परेशान क्यों होते हो? आज मेरा इरादा है कि रात मैं तुम्हारे हल्के का गश्त करूं, मगर ये बात किससे कहना नहीं। मैं तन्हा गश्त करूंगा। अरे नहीं साहब, कभी जुबान पर न लाऊंगा। अच्छा, तो अब मैं इजाजत चाहूंगा। खूब बेवकूफ बना रहे हैं आप बेचारे जगदीश को। बेवकूफ नहीं बना रहा हूं हमीद मियाँ, बल्कि मैं उसके लिए तरक्की के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी बातें आप जाने या जाने खुदा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। अच्छा, आज सेठ करमचंद के यहाँ मार डाला, आज यकीनन पकड़े जाएंगे। अरे उसकी कोठी तो कोतवाली के करीब ही है। हम कमरे से निकलकर उस गैराज की तरफ आए जो हमेशा बंद रहता है। हमीद ने ताला खोला। इस गैराज में एक छोटी सी कार है जिसे मैं मखसूस मौक़ों पर इस्तेमाल करता हूँ। मेरे बहुत से मिलने जुलने वालों को भी इसका इल्म नहीं है कि मेरे पास 2 कारें हैं। मुलाजमीन में से सिर्फ ड्राइवर को इसका इल्म है, लेकिन उसे भी आज तक इस कार को चलाने का इत्तेफाक नहीं हुआ है। शहर में होने वाली वारदातों के सिलसिले में उन दिनों मैं और हमीद इसी कार को इस्तेमाल कर रहे थे। रोजाना इसके ऊपर एक नया रंग फेर दिया जाया करता था। ये खिदमत हमीद के सुपुर्द थी। वो किसी न किसी तरह इसे उल्टा सीधा लेप पोत कर रख दिया करता था। आज हरे रंग का पॉलिश किया है। ठीक है, अब कार के नंबर की प्लेट तब्दील कर दो। लीजिए फरीदी साहब, नंबर की प्लेट भी तब्दील हो गई। अब गैराज बंद करके बाहर चले। चलो। अरे ये इस वक्त ये मोहतरमा कहाँ से टपक पड़ी? शहनाज, ये तो शहनाज है, तांगे से उतर कर अंदर आ रही है। फरीदी साहिब, क्या आपको उसका आना गिरा गुजरता है? नहीं भाई, इस वक्त की बात है। मालूम नहीं कितनी देर बैठे। रात के 9:30 बज चुके हैं। ठीक 1 बजे हमें वारदात के लिए रवाना होना है और अभी काफी तैयारी बाकी है। खैर शुक्र है आप लोग मिले तो। मैं कल भी आई थी। क्या बताएं, आजकल हम लोग बुरी तरह मशगूल रहते हैं। चलो अंदर चलो। हाँ शहनाज, ड्राइंग रूम में चलकर बैठते हैं। चलिए। केस अभी खत्म नहीं हुआ। इस पुरस्कार कहानी का बकिया हिस्सा और जासूसी दुनिया के मजीद शाहकार सुनने के लिए गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।